तो यूनिट नंबर 1 के आखिरी हिस्से में यूनिट नंबर 1 आपका 2 पार्ट में बटा है। तो पहला पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन सब की बात करता है। दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिक मैटर की बात होती है, डाइलेक्ट्रिक मैटर और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात होती है। तो पहले पार्ट का जो थ्योरी का है उसका ये लास्ट सेक्शन है, जहां हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्ज आपके पास मौजूद हैं। तो उस पूरे चार्ज का जो कलेक्शन होगा उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इमेजिन करिए सिचुएशन, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज था जिसका नाम है Q1। अब आपने Q1 चार्ज से R21 दूरी पर एक चार्ज रखा Q2, और मान लो ये सब पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जब Q1 के पास आप Q2 रखोगे तो जाहिर सी बात है रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, लेकिन आपको एक बाहर से अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा कि Q2 जो है वो Q1 से R21 डिस्टेंस पे आ जाए। तो इस एफर्ट को, ये जो आप वर्क डन कर रहे हो, इसी एफर्ट को हम वर्क डन कहेंगे। तो ये जो वर्क डन है वो Q1 और Q2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। फिर आपने मान लीजिए एक तीसरा चार्ज Q3 लाए हो। अब जो Q3 लाए हो तो ऑलरेडी उससे पहले Q2 वहाँ पे था, Q1 तो था ही। तो अब ये दोनों चार्ज जो हैं वो Q3 को एक तरह से वहाँ पे आने से रोकेंगे, उस जगह पे आने से रोकेंगे, बिकॉज सब पॉजिटिव चार्ज हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा ताकि आपका Q3 वहाँ पर पहुँच जाए। अब जब Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, Q1 Q3 को रिपेल कर रहा है, तो प्रतिक्रिया भी होती है, Q3 भी Q1 को रिपेल करेगा, Q3 भी Q2 को रिपेल करेगा। लेकिन फिर भी इन सारे रिपल्सन के बावजूद भी आपको वो चार्ज वहाँ पर रखने हैं। फिर जब Q1 Q3 यहाँ आ गए तो आपने Q4 को यहाँ रखा। तो अब आप खुद ही सोच सकते हो सिचुएशन अब थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि आपको Q4 रखना है और ऑलरेडी वहाँ पर Q1 Q2 Q3 3 तरह के चार्ज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप एफर्ट करके Q4 को रख रहे हो। तो हर बार जब आप चार्जेस को रखते हो, आप एफर्ट करते हो, तो वो वर्क डन होता है, जिसकी वजह से वो वर्क डन वहाँ स्टोर होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये काम आप लगातार करते जा रहे हो। तो सपोज आपके पास Q5 भी रखा है, तो आप सोच रहे हो, यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से अंदाज़ा लग गया होगा कि हम इन चार्जों से, जो पहले से मौजूद चार्ज हैं, उनके इंटरेक्शन की बात यहाँ पर बार बार कर रहे हैं। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, हमें बताना है कि जो इस तरह का सिस्टम बन जाएगा, इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी। क्योंकि जब Q1 रखा गया तब तो वो अकेला था, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब Q2 रखा गया तो उसने ऑलरेडी Q1 के पोटेंशियल को महसूस किया। तो जब Q3 रखा गया तो ऑलरेडी Q1 और Q2 के पोटेंशियल को महसूस कर रहा था। जब Q4 रखा गया तो ऑलरेडी Q1 Q2 Q3 के पोटेंशियल को महसूस कर रहा था, एंड सो ऑन। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का जो ये पूरा सिचुएशन बन रही है, इसी को हम सिस्टम ऑफ चार्जेस कह रहे हैं। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी 2 बार लिख दिया, सॉरी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ द वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो वर्क होता है जिसकी आवश्यकता होती है ताकि वो पूरा सिस्टम बन जाए। बाई ब्रिंगिंग देम क्लोज टुगेदर एज इन द सिस्टम फ्रॉम एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये आखिरी की लाइन में क्या बता रहा हूँ, जो कि पोटेंशियल को डिफाइन करते समय हम लोगों ने डिफाइन की थी कि हम ये मानते हैं कि हमारे चार्ज ऑलरेडी कहाँ मौजूद है, हमारे सारे चार्ज इनफाइनाइट मौजूद हैं, और आपको इनफाइनाइट से ला करके इनको यहाँ पर रखना पड़ रहा है ताकि ये पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन सके। तो इनफाइनाइट से चार्जों को ला करके किसी जगह पर रखने में जो वर्क डन होता है, वो टोटल वर्क डन जो होता है, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज सिस्टम। इसका जो फार्मूला होता है, ज़रा देखें। मान लीजिए आपने कोई चार्ज रखा, वहाँ पर ऑलरेडी जो पोटेंशियल था वो V था। तो आपको ith चार्ज, पोटेंशियल V ith, I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, मान लो 5 चार्ज हैं, तो आप Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3 इस तरह से लिखोगे। लेकिन इसके बाद बाहर 1/2 भी करना होगा। अब आप कहोगे सर ये 1/2 क्यों है? क्योंकि बच्चों देखो, जब हम यहाँ पर 2 सिचुएशन है, जब Q1 को रखा, Q2 को रखा, तो जैसे Q2 Q1 को इंटरेक्ट कर रहा है, Q1 Q2 को इंटरेक्ट कर रहा है। तो अगर आपने Q1 से Q2 के द्वारा इस प्रोसेस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हुई वो कैलकुलेट कर ली। फिर आपने सोचा अगर मान लो Q2 रखा होता और Q1 को लाते तो फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती। तो आप एक चीज़ को 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो।
मतलब जैसे ऐसा है, जैसे मान लो आपने कहा कि ये आपका मित्र है रवि, ठीक है, और आप हो कुछ, आपका मित्र रवि है, आप कुछ हो सूरज हो। तो आप रवि के घर है, रवि के घर में सूरज गए तो रवि और सूरज आपस में मिले, या सूरज के घर में रवि गए और रवि और सूरज आपस में मिले। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, हमें मिलना जरूरी है, मतलब हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि रवि और सूरज एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। भले रवि घर में सूरज आए या सूरज घर में रवि जाए। अब अगर आप ये दो बार कैलकुलेट कर रहे हो, एक बार आपको रवि घर में Q2 को सूरज को ला रहे हो, सबको ला रहे हो, फिर अगली बार सोच रहे हो कि नहीं भाई सूरज घर है उसमें रवि आएगा तो क्या होगा। तो अगर आप सभी पहलुओं को देखोगे तो हर बार हर चीज़ को दो बार कैलकुलेट कर लोगे। जैसे आपको Q1 और Q3 है, तो मान लो Q1 फिक्स था, उसके बगल में Q3 लाया गया, फिर आप यही सोचो अगर Q3 फिक्स होता और Q1 लाया जाता तो क्या होता। तो आप हर चीज़ को दो बार कैलकुलेट कर लोगे। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, डबली उसको कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या कहा, चलो ठीक है दो बार कैलकुलेट कर लो, और जब आपने दो बार कैलकुलेट कर लिया तो उसको हाफ कर दो, तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कोई चीज़ दो बार से, किसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आगे जा करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब है वो जो 2 मल्टीप्लाई का इफेक्ट था वो कैंसिल हो गया। इन्हीं लॉजिक के तहत हम जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उस समय हम उसमें हाफ एक टर्म यहाँ पर लेके आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है दिस एनर्जी इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर इन विच चार्जेस आर असेंबल। तो हाफ के लाने से आपका क्या फ़ायदा हुआ, अब आपका ऑर्डर का कोई मसला नहीं रह गया कि पहले Q1 था उसके इन्फ्लुएंस में Q2 को लाया, या आपका Q2 पहले था उसके इन्फ्लुएंस में इनफाइनाइट से Q1 लाया, इसका कोई मसला नहीं रह गया। क्योंकि हमने क्या किया, हमने Q1 को फिक्स मान के Q2 को लाने वाली बात भी देखी, फिर Q2 को फिक्स मान करके Q1 को लाने वाली बात देखी। इसकी वजह से एक इंटरेक्शन 2 बार कैलकुलेट हो गए, फिर आगे 1/2 से मल्टीप्लाई करके हमने इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर दिया। तो चूंकि हम दोनों सिचुएशन को देख चुके हैं तो इसलिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो वही आपने यहाँ पे लिखा है कि दिस एनर्जी इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर इन विच चार्जेस आर असेंबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। किस क्रम में चार्ज इकट्ठा किए जा रहे हैं इसका कोई असर नहीं पड़ता, बस असर ये पड़ता है कि वहाँ पर इतने सिस्टम हम n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो अगर n कम है, मान लो 3 ही चार्ज का सिस्टम है तो 3 ही तक आपके टर्म जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर आपके पास 300 चार्जों का अरेंजमेंट है तो जाहिर सी बात है आपके इसमें 300 टर्म बनेंगे, तो ज़्यादा टर्म होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की मात्रा भी ज़्यादा होगी। इफ़ वी कंसीडर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना था कि भाई एक चार्ज Q1 पे दूसरा चार्ज Q3 पे तीसरा चार्ज Q4 5 6 7 इस तरह से। ये सारे चार्ज कैसे हैं, डिस्क्रीट चार्जेस हैं। मेरे ख्याल से डिस्क्रीट का एक इंट्यूशन आपके पास है। डिस्क्रीट का एक मतलब होता है कि अलग अलग पृथक पृथक जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। नाउ दिस इज द डिस्क्रीट। अगर आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं इस तरह से, जैसे यहाँ मैं चार्ज बना रहा हूँ, दिस इज द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके केस में क्या ये फार्मूला एज इट इज़ अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रीट के लिए आपके पास समेशन का सिंबल होता है और कंटिन्यूअस के लिए समेशन का सिंबल इंटीग्रेशन के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास आप देखें, आप यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इफ़ वी कंसीडर अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अब देखो फार्मूला क्या होता है, रो बराबर होता है dq/dv। आप कर दो dq बराबर रो dv, इंटीग्रेट कर दो वॉल्यूम पर तो जाएगा q बराबर इंटीग्रेट रो dv। तो ये आपने लिखा q बराबर इंटीग्रेशन रो dv, आपका ये इक्वेशन हो गया। तो अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ। भाई ये हाफ वही रहेगा, जैसे ऊपर यहाँ पर हाफ है ये हाफ रहेगा, तो हाफ समेशन का साइन इंटीग्रेशन का हो गया। जहाँ पर आप देखो आपका अगर ओरिजिनल फार्मूला देखो तो ओरिजिनल फार्मूले में यहाँ पर q लिखा है, लेकिन अब आपके पास q की वैल्यू आ गई है हाफ रो v, तो आपने हाफ रो dv कर दिया और इस पोटेंशियल को v कर दिया बाय गॉस लॉ एंड आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर कैलकुलस। अब आप यहाँ पर इस जगह पर आपको जो गॉस लॉ होता है वो क्या लिखा जाता है,
गॉस लॉ अब अगेन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कुछ स्टेप्स हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग इसको डेरिवेशंस उस तरह से नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप गॉस लॉ वगैरह, तो गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ जो होता है वो E.ds क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट इस तरह की प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर वो सबको यूज करोगे तो आपका यही फार्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, U बराबर हाफ साइलेंट इंटीग्रेशन ओवर V E स्क्वायर dV। यहाँ पे V जो है वॉल्यूम, कैपिटल वाला V जो है वो पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, स्मॉल वाला V जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ से हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, राइट साइड में वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो इसे कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी आ जाएगा। राइट साइड में देखो, राइट साइड में आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन V dV ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट और सारे वॉल्यूम एलिमेंट का इंटीग्रेशन, मतलब एक तरह से ये टोटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका ये इंटीग्रेशन है, ये dV है, इसका इफेक्ट है टोटल वॉल्यूम का, और नीचे भी टोटल वॉल्यूम में डिवाइड कर दोगे एक तरह से। जस्ट इंट्यूशन बेस पे समझो इसको, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली करेक्टनेस की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम एक तरह से इंट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर E कांस्टेंट है तो E बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन V dV है तो वॉल्यूम और नीचे वॉल्यूम से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा एप्सिलॉन नॉट बाई 2 E स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी आपके पास होगी एप्सिलॉन नॉट बाई 2 E स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का एक बहुत ही बढ़िया सा फार्मूला निकल के आता है। अब देखो ये फार्मूला वैसा ही जैसे हाफ mv स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर m की जगह पर एप्सिलॉन नॉट है, v की जगह पर E स्क्वायर है, तो हाफ रहेगा आपका। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फिजिकली ये क्वांटिटी ये बता रही है कितनी एनर्जी फील्ड में स्टोर है, मतलब वो जो चार्ज हैं उन चार्जों के इर्द गिर्द जो आपकी फील्ड है, इनविजिबल क्षेत्र है, उसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, इतनी एनर्जी है 1/2 हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। तो इन सारे चार्जों के जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके सराउंडिंग में है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ये एनर्जी डेंसिटी वहाँ पर होगी। क्योंकि E is conservative, so this energy store can be recovered by allowing the charges to go apart। मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो वो अपनी एनर्जी को कंजर्व रखते हैं। तो इसका मतलब है कि चार्जों को इकट्ठा करने में मैंने जितना भी यहाँ पर एनर्जी इसमें वर्क डन किया है, जब ये चार्ज इकट्ठा होने के बजाय जब वापस से अलग अलग जाएंगे तो जितनी एनर्जी इसमें खर्च की गई थी उतनी एनर्जी हमको वापस मिल जाएगी। तो जब यानी कि दिस एनर्जी कैन बी रिकवर्ड बाय अलाउिंग द चार्जेस टू गो अपार्ट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं कोई सामान खरीदता हूँ, तो सामान खरीदने में अगर मुझे 100 रुपये खर्च हुए हैं तो वो 100 रुपये कहीं गए नहीं हैं, कल को जब मैं वो सामान बेचूंगा तो वो 100 रुपये मुझे फिर से रिकवर हो जाएंगे। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो अगर हमने बहुत सारे चार्जों को इनफाइनाइट से एक जगह पे इकट्ठा करके हमने चार्ज सिस्टम बनाया, और इस चार्ज सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी मैंने यहाँ लगाई वो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है, तो अगर कल को ये चार्ज सिस्टम वापस से अपने पुराने तरह से डिसोसिएट हो जाता है, डीअसेंबल हो जाता है, तो उस समय जो एनर्जी मैंने लगाई थी वो एनर्जी मुझको फिर से प्राप्त हो जाएगी, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ कंजर्वेटिव। एक और क्वेश्चन है कि भाई आपने तो अभी तो रैंडम कोई चार्ज अरेंजमेंट माना था, अगर आपको स्फीयर बनाना है तो क्या होगा। तो स्फीयर बनाने के लिए हम ये सोचेंगे कि मान लो शुरू से हमारे पास कुछ चार्ज हैं, फिर उसके ऊपर हम एक लेयर चार्ज होके लगाएं, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर चार्ज होके लगाएं, फिर इस तरह तीसरी लेयर लगाएं। तो अगर हम इस तरह से बार बार लेयरिंग करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा स्फीयर जो है वो इस तरह से सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेयर बाय लेयर किसी चार्ज अरेंजमेंट के ऊपर सजाते जाएंगे, और सजाते सजाते हमारा एक ठोस लेयर ठोस गोला बन जाएगा। जैसे आप लोगों ने कभी ऊन का गोला बनाया हो, घरों में मम्मी वगैरह जब स्वेटर बुनती थी तो ऊन का गोला बनता था, तो ऊन गोले में आप ऊन का जो वो रेसा होता है, फाइबर होता है, धागा होता है, उसको आप लपेटते रहते हो, धीरे धीरे इतना लपेटते हो कि गोल ठोस गोला, ठोस मतलब एक कॉम्पैक्ट गोला वहाँ पर बन जाता है। तो वहाँ पर धागे होते हैं, 1 डायमेंशनल लेंथ वाइज है, लेकिन आप सोचो कि आप जैसे प्याज होता है, हाँ प्याज इज़ अ गुड एग्जांपल। जैसे प्याज होता है तो बीच में एक ठोस हिस्सा है, फिर एक प्याज की परत, फिर दूसरी प्याज की परत, फिर तीसरी प्याज की परत, इस तरह से पूरा प्याज एक ठोस होता है। अब वैसा ही गोले को मानो
तो जब आप इस तरह से असेंबल कर रहे होगे, फॉर असेंबलिंग अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब आर रेडियस का पूरा ठोस गोला बनाने के लिए हमको मान लो क्यू चार्ज इकट्ठा करना पड़ा। मतलब हमने जब यहाँ पे एक चार्ज रखते गए तो आखिरी में जब ये आर रेडियस का गोला बना तो इसमें टोटल चार्ज कितना था, इसका क्यू था। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्यों हम उम्मीद कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की? क्योंकि हमको पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की लेयर फिर लगाई, फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की लेयर लगाई, फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की लेयर लगाई। तो सारे, जाहिर सी बात है, सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से एफर्ट लगा करके उनको वहाँ बैठाया है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो, उसका फॉर्मूला होता है 3/5 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो यहाँ पर आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है आर जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी वहाँ पर चेंज होती जाएगी। ये इस फार्मूले से आ रहा है। जितना चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, और आर जितना ज़्यादा होगा उतनी मात्रा में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम होगी। और साथ में 3/5 का एक फैक्टर आ जाता है। आप कहोगे सर इसमें 1/2 का फैक्टर क्यों नहीं आता? वो सब डेरिवेशन करते समय आता है, लेकिन वो सब इसी के अंदर इन्वॉल्व होकर के अब ये 3/5 आएगा। तो आपको ये क्यू स्क्वायर पर डिपेंडेंसी और आर के ऊपर डिपेंडेंसी को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिट जो 1 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 असल में मान लो कह लो 60 या 70% जो यूनिट है वो यहाँ पर थ्योरी वाली कंप्लीट हो गई। दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1। सेकेंड पार्ट जो है इसका वो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का है। जैसे उसमें आपके डाइलेक्ट्रिक आते हैं, पोलर नॉन पोलर सिस्टम्स आते हैं, तो उनका वो पूरा यूनिट है। तो वहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, पोलराइजेशन वेक्टर पी, इलेक्ट्रिक वेक्टर ई, इन सब के डेफिनेशन बताई जाएंगी, और फिर इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनका फिजिकल मतलब क्या होता है, इस तरह की बातें भी आपको वहाँ पर बताई जाएंगी। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और शुरुआत करेंगे उस सेकेंड पार्ट की। तो ये यहाँ पर है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर कैसे स्टडी किया जाता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वगैरह को हमको वहाँ पढ़ना है। चलिए, दिस इज़ इनफ फॉर दिस particular lecture. Have a nice day. Take care. Bye bye.